हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास, जो कि पियाजे का सिद्धांत है। दोस्तों, यह आपकी वीडियो नंबर 26 होगी। बाकी की दोस्तों 25 वीडियो देखने के लिए आप अपडेट टेट सी टेट चैनल पर जाएंगे दोस्तों, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके बाल विकास नामक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकेंगे बाकी की सभी वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पियाजे का सिद्धांत, जो कि दोस्तों अगर बात की जाए पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों, इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आपको बता दें, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में वातावरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो चलिए हम समझते हैं थ्योरी ऑफ पियाजे। तो देखिए, स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि बच्चों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले बच्चा सरल प्रत्ययों के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कठिन से कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है। हमारे लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत में उन्हें वातावरण को बहुत महत्व दिया है कि बच्चे का विकास सही वातावरण में होगा तो उसका जो है मानसिक विकास भी शुद्ध और साफ होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, पियाजे मानते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका मानसिक विकास भी उसके साथ विस्तृत होता जाता है। उनका मानना है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, वह कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करने लगता है, यानी कि कठिन कठिन क्रिया करने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो सरल क्रियाएं करता है, परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह उसके जो है कार्य करने का जो तरीका है, क्रिया है, वह भी जो है बड़ी हो जाती है। इनके अनुसार दोस्तों, बच्चे आयु के अनुसार ही उनका मानसिक विकास होता है, उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है, एक संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया है, और यह संप्रदाय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है। इन्होंने माना है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बौद्धिक प्रक्रिया या विकास उसी प्रकार से होता जाता है। अब देखिए, इन्होंने पियाजे ने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिया है, जो आपके देखिए इन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि अनुकूलन क्या है, साम्य धारणा क्या है, संरक्षण क्या है, और संज्ञानात्मक संरचना क्या है, और मानसिक प्रक्रिया या मानसिक क्रिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे एडेप्टेशन। अगर बात की जाए दोस्तों अनुकूलन की, तो अनुकूलन उसको कहा जाता है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन बैठाना। अब देखिए, संतुलन कैसे बैठाना दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आप जैसे कि आप किसी भी शहर में गए, कहाँ पे गए दोस्तों, आप किसी भी शहर में गए, शहर की भाषा दोस्तों आपके गांव से अलग है, तो आप वहाँ जाकर वहीं शहर जो गांव में आपने ज्ञान प्राप्त किया था स्कूल से और टीचर से, उस गांव के ज्ञान को शहर में यूज़ करना, या गांव की जो भाषा है उसको शहर से जो है अच्छे से शहर की वातावरण में आप उसको बदलना, दोस्तों वही है आपके यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से मध्य जो सामंजस्य स्थापित किया, आपने संतुलन बैठाया, तालमेल बैठाया, उसी को हम अनुकूलन कहेंगे। फिर देखिए, फिर दोस्तों आगे आपको देखते हैं, देखिए इसमें साम्य धारणा है, सम धारणा है, इक्विलिब्रेशन। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें इक्विलिब्रेशन भी समझा जाता है। और फिर देखिए संरक्षण, यानी कि जो वातावरण है, वातावरण में बच्चे का किस प्रकार से जो है उसका जो संरक्षण हुआ, विकास हुआ। संज्ञानात्मक संरचना दोस्तों, अगर बात की जाए दोस्तों, जो है संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि जो आपका मस्तिष्क का विकास हुआ है, संज्ञान का विकास हुआ है, वह किस परिस्थिति में हुआ है दोस्तों, उसी परिस्थिति में जो है आप जिस परिस्थिति में आपका संज्ञान का विकास होगा, उसी के अनुसार ही आपका जो है सीखने पर बल दिया जाता है। दोस्तों मानसिक क्रिया, यानी कि मानसिक क्रिया से स्पष्ट है कि जैसे दोस्तों आपकी मानसिक क्रिया है, अगर आपको वातावरण जैसा प्राप्त हुआ होगा, आपकी मानसिक क्रियाएं या कार्य भी उसी प्रकार के, उसी के अनुकूल होंगे। फिर देखिए स्कीम है दोस्तों, स्कीम से तात्पर्य है दोस्तों, आपने किसी को देखा तो आपके मन में उसका चेहरा बन गया। क्या बन गया दोस्तों? चेहरा। मान लीजिए आपने कभी किसी को यहाँ पे देख लिया, उसको देखने के बाद आपने उसको देखा कि वह इस प्रकार का इंसान है। दोस्तों आपने उसको देखा, आपने उसका चेहरा अपने जो है मन मस्तिष्क में बना लिया। फिर जब दूसरी बार, तो दोस्तों इसी को हम क्या कहेंगे? स्कीम कहेंगे। और जब दूसरी बार आपको कहीं पर भी मिलेगा, कहीं पे मिलेगा दोस्तों, तो आप उसको पहचान लेंगे, इसको हम स्कीमा कहेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों स्कीमा की, तो स्कीमा शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। यानी स्कीम मान ली जाए, आपका इसका चेहरा आपके सामने था,
फिर दोस्तों आपने उसको कहीं पे देखा, उसको पहचान लिया कि इसको मैंने वहाँ देखा था, तो दोस्तों इसकी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्कीमा कहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं हम। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य 4 कालों में विभाजित किया है। अब दोस्तों जो इनकी अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, यह आपके पूरे चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं मानी जाती हैं। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में जो है यह पूरा सिद्धांत डिपेंड करता है, जो कि दोस्तों आपकी 4 अवस्था हैं। संवेदी, देखिए संवेदी पेशीय अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट का यानी कि 4वां है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए देखिए संवेदी प्रेरक अवस्था की, तो इसका जो काल होता है दोस्तों 0 से 2 वर्ष होता है। क्या होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि पहली अवस्था है आपकी, इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो जो 0 से 2 वर्ष इसकी जो है अवस्था चलती है। सहज, इसको हम सहज क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं। वृत्तीय वृत्ति, देखिए प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण जी देखिए इसकी मेटाव समन्वय की अवस्था, और तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और देखिए मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यानी दोस्तों जब आप छोटे होते हैं तो हर वस्तु को आप हाथ में लेकर देखते हैं, उसको मुंह में, मतलब उसको मुंह से लेता है। आप बच्चों को देखिए, अगर वह आप रिमोट ले लेगा तो वह कुछ नहीं, उसको मुंह में लेगा, उसको छुएगा, टच करेगा, इधर उधर फेंकेगा। तो दोस्तों पहली थी आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष थी। फिर दोस्तों पर बात करेंगे देखिए प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों अगर बात की जाए प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल होता है 2 से कितना होता है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। तो देखिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवस्था। इसके बाद दोस्तों बात की जाए देखिए मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर बात की जाए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो यह दोस्तों 7 वर्ष से लेकर, कहाँ से 7 वर्ष से 11 वर्ष तक इसका जो काल होता है, अवधि होती है, इतनी मानी जाती है। फिर देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम 11 से 15 वर्ष मानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इनकी चारों जो अवस्थाएं थी समझा है। फिर से आपके लिए हम रिपीट करा देते हैं। देखिए अगर बात की जाए दोस्तों पहली अवस्था की, संवेदी प्रेरक अवस्था, तो संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। फिर देखिए 2 वर्ष होती है। फिर दूसरी की अवस्था की बात की जाए तो दूसरी अवस्था है आपकी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष माना जाता है। दोस्तों तीसरी की बात की जाए, अगर तीसरी कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का जो काल होता है 7 से 11 वर्ष होता है। फिर देखिए अगर बात की जाए चौथी यानी कि 4वीं की, तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष होती है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों, यह किस प्रकार की जो है। देखिए अगर संवेदी प्रेरक अवस्था की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्रियाएं होती हैं, स्कीमा बनता है, और गामक क्रियाएं होती हैं, जो मतलब जो अपनी खुद हाथों से या छू कर या इधर उधर मतलब वह चलते हुए आपके मतलब खुचरते हुए उसको समझेगा, यानी कि वो जो भी क्रियाएं करेगा दोस्तों स्कीमा के या गामक अवस्था में करता है। मतलब स्पष्ट है कि अगर संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष होता है तो मतलब वह चल तो पाएगा नहीं, इसलिए शरीर के इतने अच्छे से नहीं चल पाता है, तो शरीर के द्वारा क्रिया करता है। जैसे क्या करता है क्रिया, जैसे रिमोट पकड़ना, खेलना है, लिखने का प्रयास करना, प्रकाश के प्रति सचेत रहना, अगर आप चिल्लाते हैं तो अचानक से आपकी तरफ देखना, इस प्रकार की क्रियाएं दोस्तों आपकी जो है वह देखिए पहली अवस्था में करता है। फिर बात की जाए दूसरी अवस्था की, और दूसरी अवस्था को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में दोस्तों वह क्या करता है, अब देखिए अगर बात की जाए दोस्तों गामक की, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था, गामक क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं को हम गामक क्रियाएं कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरी आपकी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, प्रतीकों शब्दों का चित्र का प्रयोग आरंभ कर देता है, प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है कि यह बड़ा है या छोटा है, इसमें भारी है या हल्का है।
इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता है। इसका चिंतन तर्क पर कोई आधार नहीं होता है, मतलब चिंतन तर्क से उसे कोई मतलब नहीं होता इस अवस्था में। तीसरी है दोस्तों देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त आप समझ रहे होंगे, मूर्त मतलब जो सामने होगी उसको वह जान पाएगा। यानी इस अवस्था में बालक सही अनुपात को बताने लगता है तथा छोटों और बड़ों का अनुपात बताने लगता है। इस अवस्था में बालक तर्क एक चिंतन करने लगता है। बातों को याद रखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। क्रम, आकार, भार, क्रमबद्धता आदि समझने लगता है। जो कमियां पूर्व अवस्था में, यानी कि जो कमियां उसकी देखिए जो कमियां प्राक संक्रियात्मक अवस्था में रह गई थी, इस अवस्था में उनको पूरा कर लेता है। आरोह अवरोह को भी समझने लगता है। फिर देखिए चौथी अवस्था है आपकी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था को दोस्तों अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। मानसिक विकास की सर्वोच्च शक्ति जैसे निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन शक्ति आदि करने लग जाता है। अंकों का प्रयोग करने लगता है, किसी भी समस्या का समाधान करने लगता है। और दोस्तों पियाजे जी का मानना है कि जब व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है तो इस अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने समझा इनकी चारों अवस्थाओं को, जो कि आपके चैप्टर की महत्वपूर्ण एवं टेट, सी टेट, सुपर टेट आपके जितने भी दोस्तों पेपर होते हैं, हर एक पेपर में जो है आपका देखिए पियाजे से संबंधित ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें पियाजे के यह सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत ना आता हो। हर एक पेपर में आपके डीएलएड से लेकर टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, नीट जितने भी पेपर हैं दोस्तों, एस टेट, एमपी टेट, सभी टेट में जो है आपके जो है पियाजे का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है। आप खुद देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर। अब देखिए हम देखते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियाजे, यानी कि पियाजे के सीखने के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। चलिए दोस्तों विशेषताएं देखिए। सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण का और क्रिया की मूल आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व दिया है। बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करेगा दोस्तों उसके जो है सोचने की शक्ति का विकास होगा। निम्न स्तर पर अमूर्त चिंतन कम व उच्च स्तर पर अमूर्त चिंतन अधिक होता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 4वीं अवस्था है, देखो इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, के बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है, क्योंकि वह दोस्तों जिसकी अवधि होती है 11 से 15 वर्ष। इस प्रकार से दोस्तों संपूर्ण बौद्धिक शक्ति के विकास होने के बाद अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से समस्या का समाधान क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से वह करना सीख जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज शक्ति का उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अब पियाजे के सिद्धांत का आपका देखिए शिक्षा में क्या उपयोग है, तो इसको भी सीखते हैं। देखिए दोस्तों इस सिद्धांत ने बालकों को सक्रिया द्वारा सीखने का बल दिया। पियाजे ने अनुकरण व खेल को महत्व दिया है। उनका मानना है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा व खेल के द्वारा सीखता है। अगर बात की जाए अनुकरण क्या है, तो देखिए दोस्तों अनुकरण वह है जब आप रिमोट होता है आपके हाथ में दोस्तों, क्या होता है रिमोट, उस रिमोट को आप जो है टीवी या जो है किसी तरह उस तरफ आप करके उसको बटन दबाते हैं तो छोटा बच्चा भी उसको पकड़ कर उसको जैसा आप करते हैं वैसा ही करने का प्रयास करता है। इसी को हम कहते हैं अनुकरण। खेल का महत्व, शिक्षक को इन विधियों द्वारा पढ़ाना चाहिए। फिर देखिए सीखने में प्रगति न करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए। उनका मानना है कि किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सीख पाए या ना सीख पाए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया है। उसी के अनुसार आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, जिसका जैसा मानसिक विकास है और उसी का जो है उसी के अनुसार उसको पाठ्यक्रम भी हमें देना चाहिए। पियाजे ने बुद्धि का मापन, उसके व्यवहारिक उपयोग, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, देखिए वातावरण के साथ अंतःक्रिया की क्षमता को के रूप में लिया जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यवहारिक रूप में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। पियाजे ने सिद्धांत के अनुसार, देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और ड्राइव अधिगम एवं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः शिक्षक को शिक्षण अधिगम का में इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप उसको बता दें कि दोस्तों यह क्यों पढ़ रहे हैं आप, जब आप उसका मार्गदर्शन करेंगे तो दोस्तों आप उसको बता देना चाहिए, उसमें अभिप्रेरणा जागृत करना चाहिए, उत्सुकता जागृत करनी चाहिए कि इसको पढ़ने से हमें वास्तव में क्या लाभ होगा। और जब भी आप पढ़ाएं उसको पूर्व ज्ञान से मतलब उसका संबंध स्थापित करने के बाद ही पढ़ाएं। पियाजे के अनुसार सीखना बालक के स्वयं उसके वातावरण या अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को
बालकों के लिए उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार पियाजे ने सिद्धांत का बहुत शिक्षा में महत्व है दोस्तों। इनके सिद्धांत का की शिक्षा में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और इनकी जो 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, इनको आप जरूर याद रखिए। आपके पेपर में इनकी जो है अवधि पूछी जाती है कि संवेदी प्रेरक अवस्था एवं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सभी की जो है अवधि पूछी जाएगी आपके पेपर में। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत की आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताइए दोस्तों। तो आप देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ सकता है, और उसकी एक विशेषता पूछ लेगा कि स्कीमा क्या है। और दोस्तों औपचारिक जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था, आप सभी को जो है इनमें याद रखिए और इनकी अवधि को भी याद रखिए। आपके पेपर में इनसे रिलेटेड आपका प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे यह सिद्धांत ना आता हो। आपकी डीएड से लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक पेपर में जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत का, पियाजे का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। और यह आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा जब तक आप जो स्टडी करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए vygotsky का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ vygotsky, लेव vygotsky का सिद्धांत। इसमें दोस्तों आपका जो सिद्धांत है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एवं सभी परीक्षाओं में आने वाला है। इसको दोस्तों हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर लेकर 4th सेमेस्टर तक सभी के आपको क्लासेस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्लासें आपको प्रदान की जाएंगी। और बाकी की सभी की प्लेलिस्ट आपको अपडेटेड सीटेट चैनल पर जाएंगे तो सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेगी, तो सभी वीडियो को आप एक एक करके देख सकेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों को खुश रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।